दोस्तों नमस्कार, मैं अजय गुरु। हाथरस में जो ये एक मनीषा वाल्मीकि हमारी बहन के साथ, हमारे देश की एक मासूम लड़की के साथ जो घटना हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और जो सच्चे उसके अपराधी हैं उसको कठिन से कठिन सजा देने की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हत्या जो जब तक हुई है तब तक तो ये कुछ साजिश नहीं लगती, लेकिन हत्या होने के बाद जिस तरह से खून के ऊपर, हत्याओं के ऊपर, लाश के ऊपर राजनीति करने वाले और अपनी रोटियां सेकने वाले और अपना पॉलिटिक्स चमकाने वाले लोग आने लग गए, उससे साफ पता चलता है कि यह एक संयोग नहीं हो सकता बल्कि एक जहरीला प्रयोग था। क्योंकि मैंने जो घटनाएं देखी हैं कि जिला हाथरस चंदपा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जो संदीप नाम का कथित मुख्य अभियुक्त है पीड़िता का, दुखद पीड़िता के मृत्यु की जो शिकार हुई है उसका अभियुक्त है, उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसके दोनों के बीच में बहुत ही कोई अफेयर वगैरह सी बात आ रही है। मैं पूरी श्योर नहीं हूँ जो बातें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 105 इनकमिंग कॉल्स और सिम की बात हुई है और इससे साफ पता चलता है जिसमें कि 50-55 कॉल दोनों साइड से किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस रात में रातों रात वेबसाइट बन गई उसकी मौत के बाद, उसके बाद फंडिंग शुरू हो गई, फिर ब्लॉक हो गई, और ये चूंकि इतनी इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं जिससे साफ पता चलता है कि देश में एक इस तरह का एक गद्दार लॉबी काम कर रहा है जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है और आपस में बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके वो नहीं चाहते हैं कि एक जमात हिंदू जो है उनकी एकजुटता बनी रहे। कुछ अमी किस्म के, कुछ घटिया किस्म के लोग भी इसमें आ गए हैं जो कि इसमें राजनीति सीखने लग जाते हैं तुरंत इसमें। सबसे बड़ी चीज़ है, यह प्रसंग जो है मार्च अप्रैल में शुरू होता है, जिसमें की जानकारी आते आते परिवार वालों को ये बात इसी साल पता चल गई थी। उसके बाद लड़के ने मृतका को मोबाइल भी दिया था जिससे दोनों संपर्क में रहते थे। दोनों परिवार को इस संबंध के खिलाफ होते थे, इसलिए आरोपित के लड़के ने कहासुनी भी हो गई, उसके बाद झगड़ा भी हुआ, लेकिन मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद कथित अभियुक्त संदीप को उसके परिवार ने दिल्ली में उसके चाचा के पास भेज दिया। जो बातें वहाँ की बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट आ रही है। ऐसा नहीं था कि कोई आके कोई अनजाने ने किसी को खेत में पकड़ लिया और बलात्कार शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ भांड मीडिया ने यह दिखाने की कोशिश की। ये उनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था। पीड़ित लड़की का परिवार लड़के द्वारा लड़की को दिए गए मोबाइल को तोड़ देता ताकि दोनों संपर्क में न रहे। आरोपित लड़का 3-4 महीने के बाद घटना के जो शुरुआत में हुई थी उसके बाद वो आया हुआ था। 4-5 दिनों से वो दिल्ली में लौटा हुआ था। घटना वाले दिन 14 सितंबर को वह अपनी लड़की के साथ जो है, ये लड़की जो है अपने माँ और भाइयों के साथ खेत में काम कर रहे थे, घास काट रहे थे, लेकिन उनके बीच में गैप था। इसी बीच लड़के ने बहाना बनाकर वो लड़की के पास आ गया और उसने उसे मोबाइल दे दी। पीड़ित लड़की की माँ भाई ने ये देख लिया तो वहीं पे उसके साथ कहासुनी भी हो गई संदीप के साथ, लेकिन वो वहाँ से चला गया। उसके बाद इससे गुस्सा आकर उसके भाई ने, चूंकि उसने पहले भी मना किया था कि उस लड़के से संपर्क नहीं रखना है, तो उसकी माँ और भाई ने, तो माँ ने तो नहीं ज़्यादा कुछ किया, लेकिन भाई ने उस पर बहुत ही ज़बरदस्त उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी वजह से हड्डी वगैरह टूट गई, उसकी चोट भी आई उसे और मोबाइल भी तोड़ दिया। इस मारपीट में उसके गर्दन की हड्डी में, लड़की के मुंह में गंभीर चोटें आई और वो खेत में ही बेहोश हो गई थी। मारे जाने के दौरान उसके चिल्लाने पर बहुत सारे लोग आए और एक लड़के लवकुश ने पानी मंगाकर लड़की के मुंह पर भी दिया। इसलिए यह कहना कि खेत में ले जाकर उसके साथ कपड़े नंगी मिली थी, ये सब पूरी तरह से बनी बनाई थ्योरी है, जो कि वीडियो से भी साबित हो रही है कि उस दौरान में लड़की से पूछा गया कि क्या हुआ है, तो लड़की की माँ खुद कह रही है कि मारपीट हुआ है, मारा पीटा है, किसी ने मारा पीटा है, और ये नहीं कभी नहीं कह रही है कि इसके साथ गलत काम हुआ है। हाथरस केस में एसआईटी का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। अब तो हालांकि ये केस सीबीआई को चली गई है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक नकली भाभी की भी एंट्री हो गई। घटना के बाद जबलपुर की एक नक्सली वामपंथन महिला चुपचाप वहां पे पैसे का लालच देकर नकली भाभी बनकर उसके घर में घुस गई। सबसे बड़ी चीज है कि अब उसको ढूंढा जा रहा है और एक एसआईटी की टीम और सीबीआई की भी टीम उसके पीछे लगी हुई है और बहुत जल्द वो गिरफ्तार भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, खबर नक्सलियों की बात तब लगी कि यह महिला जो है पीएचडी है और नक्सली संगठन से जुड़ी है। 16 सितंबर को पीड़िता के घर भेज दिया गया एक प्लानिंग के तहत। वह महिला साड़ी पहनकर, वो वामपंथन जो थी, घूंघट ओढ़कर बाकायदा 25 सितंबर तक उस घर में रही। उसी ने परिवार वालों को पूरा पाठ पढ़ाया, सिखाया कि उन्हें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उसी महिला ने अपने गुरुओं के या उनके जो ऊपर में जो लोग बैठे हुए थे, जो देश का सौहार्द भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं,
बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, उसी ने उनको समझाया कि ऐसा करो, तुम खुलकर जो है ये आरोप सवर्णों पर लगा दो, जो बड़ी जाति के लोग हैं उस पर लगा दो। इससे क्या होगा, तुम्हें लाखों रुपए भी मिलेंगे और उसके बाद मोहम्मद रावण, राहुल खान, फिरोज गांधी का परिवार और रॉबर्ट वाड्रा का परिवार और सोनिया गांधी वहां पे आएंगे और तुम्हें तुम्हारा पब्लिसिटी भी होगी, तुम्हें लाखों रुपए भी मिल जाएंगे। जिस दिन प्रियंका गांधी ने उस नकली भाभी को गले लगाया था, उसी दिन मुझे आश्चर्य हुआ था। मुझे लगा था कि प्रियंका के मैनेजर पहले से ही उस भाभी को नहला धुलाकर पहले से रेडी किया हुआ था, वरना बिल्कुल आपको पता ही है कि अनहाइजीन में प्रियंका वगैरह जाती नहीं है और बहुत सोच समझ कर ये लोग कहीं भी किसी से हाथ और गले मिलते हैं। आप प्रियंका को बबली कह लें, पप्पी कह लें, बरताइन कह लें, लेकिन सच यही है दोस्तों कि उसी परिवार की एकमात्र वो राजकुमारी बची है जिसने दुनिया के 1/6 आबादी यानी करीब भारत की 100 करोड़ आबादी पर 60 साल तक इन्हीं के परिवार ने राज किया है। उस परिवार की राजकुमारी क्या किसी ऐरे गहरे से गले मिल सकती है? राजा को दिखावा तो करना ही होता है, उसके पीछे मंत्री, पीछे 100 व्यवस्था उनको देखनी पड़ती है। फिर मुझे लगा कि चलो समय बड़ा बलवान होता है, हो सकता है कि बेचारी अब समझ चुकी है कि अब स्थिति बहुत ही खराब है कांग्रेस की और आने वाले 10-20 सालों तक भी नहीं लगता कि ये लोग प्रधानमंत्री या देश का सत्ता भूख पाएंगे। बिल्कुल मुझे लगा समय बलवान है और ये समय तो राजा को रंक बना देता है, सम्राट हरिश्चंद्र को लाश जलाने के काम पे लगा सकता है, युवराज राम को वनवास में भेज सकता है, कृष्ण जैसे धुरंधर को रणछोड़ बना सकता है। पर पता चला कि नेहरू राजवंश का समय इतना भी खराब नहीं है। उनके परिवार को ऐसे ऐरे गहरे गवई मले कुचेले गरीब वाल्मीकि से मिलना पड़ेगा। उसके लिए पहले से व्यवस्था बना दी गई थी, क्योंकि वामफंदन जो भेजी गई थी वो सभी पहले से व्यवस्था कर रखी थी कि आपको किससे गले मिलना है, बाकियों से बात करना है। सभी लोग मृतक की माँ, पिता, पत्नी, पति के गले सांत्वना दे रहे थे, पर प्रियंका ने इंपोर्टेड भाभी से गले मिलकर सांत्वना दी। इतना ही नहीं, उस नकली भाभी के अकाउंट में यह भी पता चला है कि हवाला के जरिए बहुत ही पैसे भी उसको दिए गए थे। हाल फिलहाल में पीड़ित परिवार ने एसआईटी के सामने यह स्वीकार भी कर लिया है कि जो वो औरत थी वो लड़की की भाभी बनाकर पेश किया गया, वो उसकी भाभी नहीं थी, बल्कि वो भाभी 420 थी। मजे की बात देखें कि बड़े बड़े बेवकूफ़ पत्रकार जिनको अपनी टीआरपी बढ़ानी थी और ये दलाल वहाँ पर पहुँचे, मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की बिल्कुल वही हालत है, दलाल ही कहा जा सकता है उनको। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी या फिर बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए, अपना लेके माइक और ठूंस रहे थे लोगों के पल में मुंह में। इंटरव्यू घूंघट में लेते रहे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि महिला जिस भाषा में बात कर रही है वो भाषा तो हाथरस की थी ही नहीं। दरअसल एक दिन पड़ोसियों को जब उनको घूंघट के बगैर देख लिया, वो आश्चर्यचकित हो गए, बोला यार ये महिला तो अनजानी लग रही है। और उसके बाद जब उससे पता चल गया तो गांव के प्रधान को भी ये बात नहीं समझ में आई और सबको बताया लोगों ने, तब नकली भाभी चुपचाप वहां से फरार हो गई। हाथरस केस में बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। जिस तरह से रावण यानी मोहम्मद रावण और ये कांग्रेस की पूरी लॉबी, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए विदेश से भी फंडिंग हो रही थी। वो चाहते हैं कि देश में अपर कास्ट और बैकवर्ड के बीच में एक इतनी बड़ी खाई बना दी जाए, एक इतना बड़ा बवाल कर दिया जाए, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक योगी सरकार बदनाम हो जाएगी और फिर ये आरोप जो है अभी जो सरकार है उस पर लग जाएगा और ये प्रचारित किया जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा कि भाई छोटे मोटे जात के लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन योगी जी की सतर्कता की वजह से, पुलिस की सतर्कता की वजह से बेचारे वो जो है उत्तर प्रदेश जलने से बच गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़की का भाई थाने पहुंचकर उसने जो लिखित आवेदन दिया है उसमें उसने संदीप लवकुश के खिलाफ मारपीट और दलित उत्पीड़न की शिकायत तो दर्ज करवाई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उसने एफआईआर में कहीं भी बलात्कार की जिक्र नहीं किया। घायल लड़की को बगल के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में मेडिकल कॉलेज से होते हुए लड़की को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई 30 सितंबर को, और जिसको 2 दिन बाद आरोपित संदीप, लवकुश और 2 अन्य नामजद लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में जब ये इतना मामला हाईलाइट भी नहीं हुआ था, दुखद मौत के बाद अंतिम मेडिकल रिपोर्ट जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं, दोनों में साफ कहा गया है कि मृतका के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। मृतका से बलात्कार होने की बात उसके भाई द्वारा दर्ज एफआईआर में तो कहीं नहीं है। अब होता है घटना में नई एंट्री।
घटना को बलात्कार से जोड़ा जाता है, मीडिया में उसे प्रचारित किया जाता है और ये सामूहिक बलात्कार कहा जाता है और एक नए एंगल का प्रवेश कराया जाता है, ताकि सुस्त पड़ चुकी सुशांत सिंह राजपूत में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सारी टीआरपी को खींच लिया, अब दूसरे मीडिया वालों को भी एक टीआरपी के लिए एक बिजनेस चाहिए था, एक मुद्दा चाहिए था। शुरुआत में स्थानीय लोगों के साथ लोगों पर प्रिंट मीडिया जो हैं वो मारपीट की बात कहते हैं, दलित उत्पीड़न की खबर रिपोर्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे दलित उत्पीड़न का रूप देते हुए बलात्कार का एंगल और दलित और सवर्ण का एंगल, उसमें स्थानीय सांसद और कुछ राजनीतिक लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। घटना को स्थानीय स्तर पर दलित सवर्ण रंग देने के साथ ही मारपीट, इस घटना में पहली बार बलात्कार का एंगल भी जोड़ा जाता है। गलत और सनसनीखेज ढंग से पीड़िता को जीव काटने, रीढ़ की हड्डी तोड़ने, सामूहिक बलात्कार करने एक श्रृंखला शुरू होती है और फिर अचानक ही सुनियोजित तरीके से सबसे पहले स्थानीय जिले के स्तर पर मीडिया, फिर इसके बाद राष्ट्रीय मीडिया के कुछ नामचीन चैनल जिसमें कि आज तक, एनडीटीवी जो कि जानी जाती है इन सब अपनी दलाली के लिए, उसके संवाददाता हाथरस के गांव पहुंच जाते हैं। वही बरखा दत्ता, राहुल कंवर, इस टाइप के लोग जो कि देश को भी बेचने से पीछे नहीं हटे। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पीपली लाइव पिक्चर देखी होगी, वहीं पर हाथरस गांव के बुलगढ़ी को पीपली लाइव बना देते हैं। राजनीतिक रूप से कांग्रेस ही से आपदा को, बेचारे उस परिवार को, लाश के ऊपर राजनीति शुरू कर देती है और टीआरपी की भूखी मीडिया, आज तक जैसे चैनल जो कि हमेशा इस चीज़ों की तलाश में रहती है और नंबर 1 का चूँकि उसका खिताब छीना जा चुका है, प्रायोजित रूप से मैदान में उतरती है। कैमरा लॉ बोलकर सड़क पर गिरने वाले राहुल गांधी मारपीट करते हुए आरोप लगाते हैं, जबकि उन्होंने पुलिस का वर्दी पहन ली और खुद ही गिर जाते हैं। कुछ ने यह भी कहा कि वहाँ गांजा का पेड़ लगा हुआ था। दलित सवर्ण और बलात्कार का एक सामूहिक घटना बताकर खेलने का एक राजनीतिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। तभी नार्को टेस्ट नाम का एक नया टेस्ट प्रवेश करता है। उसमें कहा जाता है कि लड़की के परिवार वाले, उनको कहा गया कि आप नार्को टेस्ट कराओ, सच का सच, झूठ का झूठ पता चल जाएगा, लेकिन वो मना कर देते हैं। यूपी सरकार जो है एसपी सहित थाना स्तर के एसपी और बहुत सारे लोगों पे निलंबन की कार्रवाई करती है। नार्को टेस्ट से जब इनकार किया जाता है तो ये जो वहाँ पे पीपली लाइव का डेरा लगाकर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, उन संपादकों एंकरों को साफ सूंघ जाता है। नार्को टेस्ट न होने की वजह से लोग आरोप लगाने लगते हैं कि भाई तुम नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद एडिटर्स गिस और तमाम कथित बड़े नामों के नाम सामने आ जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आरोपित जो खुद अभियुक्त पक्ष जो है वो कहते हैं कि नार्को टेस्ट करवा लो, वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाओ, लेकिन ये जो है उनके पक्ष में नहीं जाना चाहते। लोगों को अब सच समझ में आने लगती है कि लड़की की निर्मम पिटाई और उसके भाई के द्वारा करने की वजह से और रंजिश निकालने के लिए पुलिस में मारपीट और दलित उत्पीड़न का केस करा दिया गया है और उसकी मृत्यु के बाद जो है अब ये मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी। सबसे बड़ी दिक्कत उन मीडिया चैनलों की थी जो आगे बढ़ चुके थे, उनका प्रोपेगेंडा, उनका जो नैरेटिव था वो सेट नहीं हो पा रहा था। पीड़िता की मृत्यु हो गई, पूरी घटना में राजनीतिक मीडिया की टीआरपी और टीआरपी खोरी जो होती है, एक मारपीट हुई दुखद मौत की घटना को जातिगत रंग देने में एक सामूहिक बलात्कार, क्रूर हत्या तक पहुंचा डाला था। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी पड़ती सच्चाई की उतरने लगी और उसके बाद भी सबसे बड़ी बाधा थी कि नार्को टेस्ट का ऐलान और उसके बाद भी उसे मना करना। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस ने रात में दाह संस्कार क्यों किया। दरअसल पुलिस के हिसाब से गुप्त विभाग को यह सूचना मिली थी कि लड़की की लाश अपने कब्जे में लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बड़े पैमाने पर हिंसा की तैयारी कर रहे थे। उनकी प्लानिंग थी कि सुबह में जाना है, हजारों की संख्या में लाश को कब्जे में लेना है और लाश की गिद्ध की राजनीति शुरू करनी है, क्योंकि उन्हें सुबह 9 बजे लाश दे दी गई थी। एम्बुलेंस से लाश हाथरस पहुंचा दी गई थी, लेकिन परिजन दाह संस्कार नहीं कर रहे थे। आखिर किसका इंतजार कर रहे थे? पोस्टमार्टम की गई बॉडी सुबह 9 बजे मिल गई थी, तब रात 10 बजे तक बॉडी किस लिए सराही जा रही थी? हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि रात में संस्कार नहीं होता, शाम में कर लेना चाहिए था, लेकिन उसमें कीड़े पड़ने के लिए क्यों दिया गया? बस इसी वजह से पुलिस वालों के घर वालों पर अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाया। उसे कहा कि इसकी वजह से लाखों हजारों लोगों की जान जा सकती है। तो क्या गलत किया? क्या अच्छा होता कि इसकी वजह से दंगे होते, मारपीट होता, हजारों की संपत्ति जला दी जाती, तब राजनीति होती? तो क्या ये सही था? या सुबह की दी गई लाश, मरी हुई लाश को शाम तक जलवाना सही था? मेडिकल रिपोर्ट गलत, फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत, नार्को टेस्ट करवाएंगे नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत। बस जो ये पोमेरियन पत्रकार ये जो कहेंगे वही सही मान लिया जाए। पुलिस भी थोड़ी आगे चल रही थी। पुलिस ने परिजनों के फ़ोन को सर्विलांस पर रखा
तो पुलिस को पता चला कि कई चैनल के पत्रकार और कांग्रेसी नेता परिजनों को भड़का रहे हैं, उसे 50 लाख की का लालच दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको योगी सरकार जो पैसे 25 लाख दे तुम उसे ना लो, दाह संस्कार मत करना, हम लाश को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर पुलिस ने जब कुछ और लोगों का फ़ोन सर्वनाश पर रखा तो पता चला कि जिस तरह दिल्ली में नागरिकता कानून सीए के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा की प्लानिंग की गई और बाद में हिंसा हुई भी, शाहीन बाग की तरह उसी पैटर्न पर टुकड़े टुकड़े गैंग हाथरस, आगरा, मथुरा जैसे शहरों को जलाना चाहते थे। तो ये वक्त है समझदारी का और ये समझ लेना चाहिए कि देश में एक स्लीपर सेल ऐसा बन चुका है जो हमारे देश को फिर से एक टुकड़ा करना चाहता है। तो मेरा कहना है देशवासियों, ये याद रखो कि हिंदुस्तान के कितने टुकड़े हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान टूटा, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश टूटा, ऊपर में बहुत सारे, यानी हमारे कंबोडिया तक कहाँ नहीं थे। अब अगर तुम चाहते हो कि फिर से हिंदुस्तान टूटे तब तो तुम सोए रहो। अगर तुम जागरूक हो, चाहे तुम किसी धर्म के हो, चाहे तुम किसी जाति के हो, एक हिंदुस्तानी के नाते, और हर इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक आदमी हिंदू कहा जाता है। हिंदू एक संस्कृति होती है, धर्म तो सनातन है सबका। इसलिए एकजुट होकर भाईचारे का साथ दो, गलत को गलत कहो, किसी को अपना या पराया मत समझो। जय हिंद, जय भारत।